obtain the differential equation of a damped oscillator. So see, for that we need to consider forces acting on the simple harmonic oscillator. तो सबसे पहले damping force, resistive force. ठीक है, damped oscillation है तो damping force means एक resistive force act करेगा और damping force को हम FD से denote करते हैं. This damping force will be proportional to velocity of the oscillator. ठीक है, जितनी स्पीड होगी इसकी, ये सेंटर से जितना दूर 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 जाएगा, इट्स वेलोसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज. तो डैम्पिंग फोर्स भी है वो भी कैसा होने लगेगा, डिक्रीज. सो हम बोल सकते हैं कि डैम्पिंग फोर्स और वेलोसिटी ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं हमेशा. सो ये जो रेजिस्टिव फोर्स है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाऊं तो आई विल बी राइटिंग माइनस बी. सो इंस्टेड ऑफ दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आई हैव रिटन इक्वल टू माइनस बी. ये बी जो है वो है डैम्पिंग कोएफिशिएंट. हमने नेगेटिव साइन क्यों लगाया, बिकॉज दिस डैम्पिंग फोर्स एंड दिस वेलोसिटी दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. अगर ये पेंडुलम की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो रेजिस्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा. ओके, तो वेलोसिटी एंड फोर्स बोथ आर वेक्टर्स. सो इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शंस तो हमें मेंशन करना पड़ेगा, इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन आया है. नेक्स्ट जो इस सिस्टम पर एक्ट कर रहा होगा दैट विल बी द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द सिस्टम. रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द सिस्टम इज, सपोज ये पेंडुलम को हम धक्का देते हैं और ये यहां से ऐसे जा रहा है. रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, सिस्टम को वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन में रिस्टोर करने की कोशिश करता है. सो ये पेंडुलम का ओरिजिनल कंडीशन था, इन रेस्ट पोजीशन ये ऐसे रहता है, हमने फोर्स दिया था तो ऐसे गया था. अब ये सिस्टम क्या करेगी, इट विल ट्राई टू ब्रिंग दिस SHO बैक to its original condition. That's why this is known as restoring force. वो वापस restore करता है पेंडुलम को अपने original position में. So that restoring force we already know it is minus ky. Okay, where this is the force constant, and in case of spring we'll call it spring constant. Y is the displacement. Now see, I have these two forces acting on the oscillator. Now if I want the total force, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा. So total force is equals to addition of these two forces. दोनों ही नेगेटिव हैं, ठीक है, because here also force and displacement they are in opposite direction, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन था. अब न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम जानते हैं कि F इज इक्वल्स टू तो ma होता है, तो हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें इस टाइप का इक्वेशन मिल जाएगा. एंड दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म ऑल्सो. आपकी टेक्स्ट बुक में इस तरीके से लिखते हैं, एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम. ऐसे पढ़ा जाता है इसको. जब हम ऐसे लिखते हैं a ब्रैकेट में t, तो इट इज रेड एज एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम. Here it is read as displacement is function of time. Here it is read as velocity is function of time. But अगर आप ये function of time नहीं भी लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे, then also it will do. Okay? अब इसी इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, see we have seen what is acceleration. It is double differentiation of position. तो वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. This is velocity. Velocity is what? Differentiation of पोजीशन. तो वो दोनों ही यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, we'll obtain this equation. See, m d square y by dt square. So यहाँ a था, so instead of a we wrote d square y by dt square. ky as it is. Instead of b v, instead of v हमने लिख दिया dy by dt. तो इस तरीके का इक्वेशन मिल गया. अब मुझे यहाँ कोएफिशिएंट नहीं चाहिए तो हम पूरे इक्वेशन को m से डिवाइड कर देते हैं, तो मुझे इस तरीके का इक्वेशन मिलता है. बट इन दिस इक्वेशन सी, व्हाट इज k by m? k by m is omega square. So I'll substitute the value of k by m as omega square. Then I'll obtain this equation, which is the differential equation of a damped oscillator. If I want to write this equation in terms of x, देखो यहाँ पर ये y जो दिख रहा है वो आपको वो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हम x के टर्म्स में भी लिख सकते हैं. सो अगर मुझे ये इक्वेशन को x के टर्म्स में लिखना है तो इट बिकम्स लाइक दिस.
आपके टेक्स्ट बुक में एक्स के टर्म्स में लिखा हुआ है ये इक्वेशन, ठीक है। तो इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ एक्स और यू वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपको पहले से वहां पर जहां जहां डिस्प्लेसमेंट है वहां वाई लिखना है, अगर आपको वाई के टर्म्स में लिखना है तो, और अगर एक्स के टर्म्स में लिखना है तो शुरुआत से जहां पर भी डिस्प्लेसमेंट आता है आपको एक्स लिखना है, ठीक है। बस ध्यान इतना रखना होगा कि अगर हम x के टर्म्स में लिखेंगे ना तो यहाँ पर cos आएगा, अगर y के टर्म्स में लिखेंगे तो यहाँ sin हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सो नाउ सी, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर। अब इस इक्वेशन का हम सोल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं विच इज लाइक दिस। ये कैसे आया ये हमें डिराइव नहीं करना है, सो एट प्रेजेंट आपको ये वाला इक्वेशन जो है इसको याद रखना है, ठीक है। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। वाई सेकेंड ऑर्डर, यहाँ स्क्वायर है इसलिए। सो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर मुझे सोल्यूशन ऑब्टेन करना है, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसे सारे सम्स करने में आएंगे आगे, ठीक है। बट अभी के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा याद रखना है कि इफ दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन इट विल हैव अ सोल्यूशन ऑफ दिस काइंड। x is equals to a into e raised to minus bt by 2m cos omega dash t plus phi. This is initial phase, this is angular frequency and this is amplitude. एक और इक्वेशन आपको रटना पड़ेगा विच इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड इट इज दिस मच। सो इसका भी डेरिवेशन हमको नहीं बता रहे हैं, सो आपको ये वाला इक्वेशन याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर दिस एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके, विदाउट एनी प्रूफ। अब अगर मैं इक्वेशन बी देखती हूं तो फ्रॉम दिस इक्वेशन जस्ट सी दिस पोर्शन, एम्पलीट्यूड किसके मल्टीप्लीकेशन में है, e रेज टू माइनस बी टी बाई 2m। तो अगर ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन था, अगर ये उसी का सोल्यूशन था, तो मुझे यहां से एक चीज समझ में आनी चाहिए, एक रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए कि इफ टाइम इंक्रीजेस एम्पलीट्यूड शुड डिक्रीज, बिकॉज उसी को ही हमने डैम्प्ड ऑसिलेटर बोला था, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं, तो देखो कैसा हो जाएगा मेरा इक्वेशन, कैसा है, a इंटू ई रेज टू बी टी बाई 2m। अब हम देखते हैं कि अगर ये टाइम इंक्रीज होता है, इफ टाइम इंक्रीजेस, तो क्या हो जाएगा, टाइम अगर बड़ा बड़ा होता जाएगा तो ये जो क्वांटिटी है ये कैसी हो जाएगी, इट विल इंक्रीज। सो इफ टाइम इंक्रीजेस देन बी टी डिवाइडेड बाई 2m, ये पूरी टर्म कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर आप ये देखो कि ये टर्म इंक्रीज हो रही है तो e रेज टू माइनस बी टी बाई 2m का क्या होगा, एक्चुअली e रेज टू माइनस बी टी बाई 2m है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो डिनोमिनेटर में है, दिस इज एक्चुअली 1 अपॉन ई रेज टू बी टी बाई 2m। सो अगर ये पावर बड़ा होता है तो ये e के साथ क्या हो जाएगा, दिस टर्म विल डिक्रीज। हाउ दिस टर्म विल डिक्रीज, जस्ट सी, ये बी टी बाई 2m अगर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर 1 अपॉन ई रेज टू बी टी बाई 2m, इसके साथ क्या होगा, देखो जैसे जैसे बी टी बाई 2m बढ़ेगा, अगर ये पावर इंक्रीज होगा इसका मतलब ई रेज टू बी टी बाई 2m इंक्रीज हो रहा है, बट अगर ई रेज टू बी टी बाई 2m इंक्रीज हो रहा है तो ये पूरी टर्म का क्या होता है, ये पूरी टर्म डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज न्यूमरेटर जो है वो बड़ा बड़ा होता जा रहा है, सॉरी डिनोमिनेटर, दिस इज द डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा हो रहा है। इफ डिनोमिनेटर इज बिग देन दिस होल टर्म बिकम्स स्मॉल, मतलब ये पूरी टर्म जो है ये कैसी हो रही है, छोटी हो रही है। इफ दिस टर्म इज डिक्रीजिंग देन दिस टर्म इज इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ amplitude. So if this term decreases, I can say that amplitude also decreases. Therefore, a into e raised to minus bt by 2m, this will decrease. So what I can say, amplitude decreases as time increases. ये चीज आपको याद रखनी है, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है एम्पलीट्यूड के साथ क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग। सो दिस इज एज एक्सपेक्टेड, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन थे तो इसका एम्पलीट्यूड तो डिक्रीज ही होना चाहिए था, जैसे टाइम इंक्रीज करेगा वैसे, मतलब कि हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन किया है वो करेक्ट है। तो अभी हम इसका एक ग्राफ ऑब्टेन कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ऑब्टेन कर लेंगे। अब
So see, if on x-axis I take time and here if I take displacement, तो क्योंकि हमने x के टर्म्स में लिखा इसलिए आई एम राइटिंग हियर x. सो दिस इज द मीन पोजीशन, सो दिस इज x इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑन द नेगेटिव साइड एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑन द पॉजिटिव साइड. सो इनिशियली एम्पलीट्यूड बड़ा होगा और जैसे जैसे टाइम पास होगा ना, जैसे जैसे टाइम विल इंक्रीज, एम्पलीट्यूड विल गो ऑन डिक्रीजिंग. सो इस तरीके से एम्पलीट्यूड छोटा छोटा हो जाता है और फिर एक टाइम पे एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है, मतलब कि ऑसिलेशन ही बंद हो जाते हैं. तो ये एक हमें एक्सपोनेंशियल कर्व मिलेगा बिकॉज e⁻⁻bt था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया था एम्पलीट्यूड के फॉर्मूला में. मतलब कि एम्पलीट्यूड जो है वो हमारा रिड्यूस हो रहा है, पर किस तरीके से रिड्यूस हो रहा है? एक्सपोनेंशियली रिड्यूस हो रहा है. तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिस विल बी अ कर्व. ओके, so this dotted line, this shows the decrement of amplitude.